हेलो एवरीवन, एग्जाम आरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 2 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो जो है 6 to 10 के लिए, जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पॉलिटी से है, देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों का यूनियन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्यों को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्यों को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 2 में। और ये किसे प्राप्त है? तो ये संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं। इसका गठन कब किया गया था? 1953 में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया था, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है, और इसी के अनुसार 7वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इतना ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता? तो हमारे कैसी है? तो एकल नागरिकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो नागरिकता है, और ये नागरिकता किस आर्टिकल में है? 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। भाग पूछे तो संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया जाए। कैसे नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। और बात करें दोहरी नागरिकता कहां पे है? तो अमेरिका में आपका क्या है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है, आप सभी को पता है, कॉमन प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कैसा अधिकार है? आपका मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है ये, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। मूल अधिकार की बात करें तो भाग किसमें है? संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 क्या है हमारे मूल अधिकार हैं। जब शामिल किया गया, जब ये अगर पूछे मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में आपका 7 क्या थे? मूल अधिकार थे। जो एक मूल अधिकार आपको हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसे अब आर्टिकल 300 ए में शामिल किया गया है। आर्टिकल 300 ए में है ये कानूनी अधिकार है। ये सब ध्यान रखिए, अलग से प्रश्न बनते हैं सब। आगे बढ़ते हैं, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में से पारित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ये किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर आपका 51। आर्टिकल 36 से लेकर 51। और कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वरीयता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? वरीयता क्रम से भी बहुत प्रश्न बने हैं, तो आपका पूछ रहा है भारतीय वरीयता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी, अपने राज्य में राज्यपाल। देखिए, सबसे पहले कौन आता है?
ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपका राष्ट्रपति आता है। सबसे पहले कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति आता है, और तीसरे नंबर पर आपका प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका राज्यों के राज्यपाल आते हैं अपने अपने राज्यों में। उसके बाद पांचवें नंबर पे आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। पांचवें नंबर पे कौन? भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब पांचवें नंबर पे ही 5 का में आपका उप प्रधानमंत्री भी आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और हम बात करें छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पर आपका मुख्य न्यायाधीश आते हैं, और छठे नंबर पे आपका लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। इसी हिसाब से आपका क्रम बनता है, ठीक है, वरीयता क्रम। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, यानी भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका क्या जाता है? निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। और बात करें ये जो अध्यक्ष पद है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 93 में है। और एक प्रश्न और बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य होता है, ये भी पूछा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसका होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। जैसे आपका राज्यसभा में पढ़ा है ना, उपराष्ट्रपति होता है अध्यक्ष, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, तो ऐसे ही प्रश्न बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, राज्यसभा कैसा सदन है? तो आपका ये अस्थाई सदन है, आप सभी को पता है अस्थाई सदन है, इसका विघटन यानी भंग इसे नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें अगर आर्टिकल में, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है, आर्टिकल 80 में। और जो है कैसा सदन? अस्थाई सदन है। और इसके जो है अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में कितनी है राज्यसभा की? 245 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? भारत के संविधान में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो आ जाएगा ऑप्शन सी, बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, आर्टिकल 112, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। किसके? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में 112 में बजट का प्रयोग नहीं, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसके बारे में समझते हैं। धन विधेयक, धन विधेयक जो है किस आर्टिकल में है इसकी परिभाषा? तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दिया है। इसमें क्या आता है? जैसे किसी कर को लगाना या समाप्त करना या उसमें परिवर्तित करना, और भारत के संचित निधि से धन का विनियोग करना, ये सब किसमें आता है? आपका धन विधेयक में आता है। और धन पूछा जाता है कि धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में से प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं। और जो है इसमें धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है, वह अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। अगर वह 14 दिन में अनुमति नहीं देती है तो जो है उसे पारित मान लिया जाता है। तो इसमें धन विधेयक में राज्यसभा को जो है बहुत सीमित अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दिन होता है? अधिकतम 14 दिन तक रख सकता है, ठीक है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति अक्सर पूछा जाता है? ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी क्या है? समिति है। और इसमें कितने सदस्य? 30 सदस्य, और सभी सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं, ठीक है। किसके? लोकसभा के इसमें सभी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के इसमें सदस्य नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी समिति है ये प्राक्कलन समिति। हम बात करते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 कहां से? लोकसभा से, और 7 आपका कहां से होते हैं? राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम में भी आपका 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष
खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित हुआ? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो आपका करता है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो हो जाएगा आर्टिकल 155 में निहित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल का पद पूछे तो आर्टिकल 153 में है, और आर्टिकल 154 की बात करें हम, आर्टिकल 154 में कहा है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 154 में कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें जो है राज्यपाल की पदावधि की, तो राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ठीक है, वैसे समानता 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जो है राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? सरकारी आयोग की सिफारिशों किससे संबंधित था? ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से संबंधित था आपका सरकारी आयोग। इसका गठन आपका 1983 में किया गया था, और यह केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1936 में इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आपका पहले संविधान संशोधन के द्वारा। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है? आपका ये भूमि सुधार एक्ट से संबंधित है। इसमें किसमें? 9वीं अनुसूची में। देखिए, जब संविधान बना था हमारा तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जोड़ी गई 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद आपका 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ये आपका 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आपका 11वीं अनुसूची आती है, ये 73वें संविधान के द्वारा। इसमें आपका क्या है? आपका ग्राम पंचायत है। उसके बाद आपका 12वां अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी 1992 में। और इसमें क्या है? आपका नगर पंचायत है। तो ये चारों अनुसूचियां आप ध्यान रखिएगा जो जोड़ी गई है लास्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका 7 जून 1955 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 344 के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर जो है इसके अध्यक्ष थे। बीजी खेर जो है इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, और जो ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट की बात करें आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 32 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे ही आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक जो उपचार का जो अधिकार है ये मूल अधिकारों के संरक्षणों की गारंटी देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिभावक आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या होता है? अंतिम व्याख्याता और संरक्षक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? लोकसभा को भंग करने के लिए कौन? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सन 1909 के अधिनियम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? 1909 का जो अधिनियम आया था उस किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्लो मिंटो सुधार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसी के तहत आपका
पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी, आप सभी को पता है, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स पोर्ट सुधार कब आया था? ये आपका 1919 में आया था। इरविन सुधार, ये इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, सभी को पता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत जो सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, अगर पूछे वास्तविक कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। तो मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में? आर्टिकल सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 का में से जोड़ा गया था। कब? किस संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किस भाग में? संविधान के 4 का में, आर्टिकल 51A में, और 51A में इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल और भाग पूछे तो 4 का में। और ये कहां से लिया गया है? किस देश से? तो रूस के संविधान से लिया गया था। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किस सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ये सब पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है? राष्ट्रपति शासन इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 356 के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 क्या है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है? आपका वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल। अच्छा, जो ये आपात उपबंध है, ये कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से यह लिया गया है। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अगला बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए, एक ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है? तो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 75, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो ये कहां पे कहा गया? आर्टिकल 75 में कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत बुलाता। अच्छा, बुलाता कौन है इसे? राष्ट्रपति बुलाता। देखिए, तीनों ध्यान रखिएगा, 108 और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 368 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 बताया अभी, किसमें क्या है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करता है उसमें है। और आर्टिकल 143 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? तो आर्टिकल 143 में। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, एक आध प्रश्न जरूर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीयर ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अर्ध संघात्मक ढांचा है कहां से लिया गया है? तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी तो किस आर्टिकल के द्वारा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 43A में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 21 संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? 11वीं अनुसूची अभी बताया मैंने। इसमें आपका क्या है? आपका इसमें पंचायत आता है, ग्राम पंचायत। तो इसमें आपका 11वीं अनुसूची, तो किसमें भी कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और ग्राम पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? बार बार बता रहा हूं, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और इसे किस इसमें शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। कितने विषय? 29 विषय। अगर हम नगर पालिका की बात करें, जो अनुसूची 12 में है, इसमें कितने विषय हैं? इसमें आपका 18 विषय हैं।
ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची के में आता है, सही बात है। जनगणना ये केंद्र सूची यानी संघ सूची के विषय आता है, सही है। दल विरोधी अधिनियम जो है ये आपका बताया किसमें है? आपका 10वीं अनुसूची में है। और राज्यसभा की संख्या, राज्यसभा के सीटों की संख्या ये 6वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपका राज्यसभा की सीटों की संख्या किसमें है? तो ये आपका 4th अनुसूची में है, ठीक है, 4थी अनुसूची में। सारी अनुसूची आप ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूची आप रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची आ गया, ये आपका किस राज्य में? त्रिपुरा में। देखिए 4 राज्य ध्यान रखिएगा, ट्रिक है ATMM। इससे आपका हो गया असम, उसके बाद आपका त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, चारों राज्य का नाम ध्यान रखिएगा, ये 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में? अभी पीछे बताया धन विधेयक आर्टिकल 110, ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। और इसे कहां प्रस्तुत किया जाता है? इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। और राज्यसभा में कितने दिन के लिए? अधिकतम 14 दिन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें कई बार आप फंसते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आंसर जान लेते हैं, एक मतलब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें एक बार निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य दिए, सदस्य नहीं, सभी नहीं शामिल होते हैं इसमें। आपका लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मैं बता रहा हूं, आप 3 पॉइंट से ध्यान रखिएगा। निर्वाचक मंडल में कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि कौन शामिल नहीं होता, तो मनोनीत नहीं शामिल होते इसमें, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद कौन शामिल होता है इसमें? आपका जो राज्य विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य में होते हैं। उसके बाद आपका दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 54 में है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? भारत में संघीय व्यवस्था कहां से? तो बताया भी, कनाडा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगर पूछे संसदीय व्यवस्था कहां से, तो संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन के संविधान से। रूस से क्या? मूल कर्तव्य। अमेरिका से क्या? उपराष्ट्रपति का पद और मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अब इतिहास के प्रश्न। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपका 40 नंबर जो है पॉलिटी, 40 नंबर का 40 प्रश्न आपका उसका हिस्ट्री का है, और इसके 5वें सेट से आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप वेट करिएगा ज्योग्राफी के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास। इतिहास आ गया, ठीक है। पहले एक प्रकार का था, पहले जो है एक प्रकार का क्या था? तो ये भूमिकर था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रांस से संबंधित था, फ्रांसीसी किसानों और गैर रईसों से या प्रत्यक्ष कर था ये भूमिकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत आपका हुआ था 1861 में। 1861 से 1865 तक चला था, ठीक है। गृह युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व इतिहास से प्रश्न बनता है तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ? लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ? तो आपका 1779 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका 89 में, सॉरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पहला लिखित संविधान किसका है? तो पहला लिखित संविधान आपका अमेरिका का है, और सबसे जो है कठोर संविधान भी आपका अमेरिका का है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई? प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम आपका अमेरिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस कृषि वैज्ञानिक को? तो आपका नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1970 में। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। और अगर बात करें MS स्वामीनाथन, ये भी इनका हाल ही में निधन हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी अल हिलाल जो है पत्रिका है, ये आपका किसकी है? तो ये अबुल कलाम की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान? तो आपका हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। वन इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अरोड़ा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी में से जुड़ गई थी और 1950 में ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी थी और मॉस्को की यात्रा की थी और 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रही और 1958 में ये दिल्ली की क्या हो मेयर बनी थी। तीन का योगदान था ये सब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया। भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो क्राउन को यानी ब्रिटिश सत्ता डायरेक्ट कब चली गई थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1858 के जो अधिनियम के अंतर्गत। देखिए 1857 के क्रांति के बाद क्या होती है, सत्ता क्या चली जाती है, ब्रिटेन के हाथों में चली जाती है भारत की। और उसमें इसी अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त किया गया। तो कौन सा पद आया था? तो वायसराय का पद आया था। और पहला वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन के जो है पार्टी कौन था? तो आपका ऑप्शन बी लेबर पार्टी की सरकार थी। तो अगर प्रधानमंत्री अक्सर पूछा जाता है तो क्लीमेंट इटली थे। क्लीमेंट इटली जो है क्या थे उस समय? प्रधानमंत्री थे। यह प्रश्न ज्यादा बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो यह आपका संबंध कैबिनेट मिशन से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन जो है ये कब गठन हुआ था? 1927 में। भारत 1928 में आया था। गांधी अर्बन समझौता 5 मार्च 1931। क्रिप्स मिशन कब आया था? आपका 1942 में। और कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्य दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन क्यू और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। सही है। और इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यू सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? सभी को पता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसकी घोषणा कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हुई थी और इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसे? भारत छोड़ो आंदोलन को। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी कभार जल्दबाजी में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत टिक हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देता हूं। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो आपका चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था 1833 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगर पूछा जाए मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में की थी। यह भी प्रश्न बनता है तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में कब बटलर कमेटी? ठीक है, 1927 बटलर कमेटी। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। बटलर कमेटी। डेट ध्यान रखिएगा बस। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपका हो जाएगा इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपका किसने? जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। सचिव जयप्रकाश नारायण। नाम राम मनोहर लोहिया भी इसी से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की कौन सी तिथि? तो आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग किया गया था। देखिए दांडी मार्च की बात करते हैं। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 12 मार्च से 1930 से 5 अप्रैल 1930 को तक चला था। उसके बाद 6 अप्रैल को क्या हुआ था? गांधी जी ने नमक कानून को तोड़े थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है
निम्न में से किस भारतीय सेना ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपका मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। और इसमें मोहम्मद अली, जो ये मौलाना मोहम्मद अली, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब इसमें शामिल हुए थे। पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कौन शामिल हुआ था? तो आपका बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक प्रश्न बनता है गांधी जी किसमें भाग लिए थे? तो दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ये सब प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में। भारत कब आया था? आपका 1928 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, कौन सी उपाधि थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि। उसके बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने उसे वापस कर दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाइटहुड उपाधि जो है किससे मिली थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये एचिंसन की जो है कथन है, ये किस घटना की संबंधित था? ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, गदर पार्टी पत्र का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र क्या था? गदर। तो इसका था एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गदर पार्टी की बात करें, इसकी स्थापना 1913 में किसने? लाला हरदयाल ने। और जो है कहां पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहां? वाराणसी में। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। कब किया था? 1791 ईस्वी में किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? यानी विप्लव मतलब विद्रोह। 1857 के बाद बंगाल में कौन सा? तो आपका हो जाएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह आपका 1859-60 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसके नेता की बात करें तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है इसके प्रमुख नेता थे। और इसका चित्रण पूछा जाता है। इसका चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण, पूछा जाता है नील दर्पण में किसका? तो नील विद्रोह का उल्लेख किया गया। किसका है नील दर्पण? ये आपका दीन बंधु मित्र की क्या है? नाटक है। और ये नील विद्रोह ये आपका पहला सफल किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो पुनर्निर्माण किसने? तो आपका भीमदेव प्रथम ने करवाया था सोमनाथ मंदिर का। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय कौन था राजा वहां का? तो भीमदेव प्रथम ही था। और कब किया था? 1025 में लूटा था सोमनाथ मंदिर को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो आपका रामचंद्र देव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये दक्षिण का अभियान था, इसने कब किया था? 1307-1308 में देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल हुई, जिसे आप सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, असफल हुई थी, सही है। करा मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, सही, इसलिए असफल हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए ये जो है एक तो साहसी कदम तो था, किंतु यह जो है जो मुद्रा का संचालन इसका जो है नियंत्रण ना कर सका था, इसे नियंत्रण नहीं कर पाया था, सिक्कों को ढलाई रोक नहीं पाया था, जो है लोग घरों में अपना सिक्के की ढलाई कर लेते थे, यही सब इसकी वजह थी, इसलिए असफल रहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो आपका अकबर के विरुद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नींद से दुखी होकर जौनपुर के मुल्ला यजदी ने जो है अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है?
तो आपका मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज जो है किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, किस वंश से? तो ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित है। किस वंश से? तुलु वंश से संबंधित। इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। इनके कार्यकाल की बात करें 1509 से लेकर 1529 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भारतीय संगीत भक्ति संगीत के ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन किसने माना था? आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। इनकी दरगाह कहां पे स्थित है? आपका अजमेर में इनकी दरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने? तो हाजी बेगम। हाजी बेगम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। कहां पे है? दिल्ली में। अगला है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? वैदिक काल में निष्क किसका? आभूषण के लिए प्रयोग होता था। और वैदिक काल के बात कर रहा है उत्तर वैदिक काल में, तो किसका से क्या कहा जाता था? तो सिक्का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। निष्क का मतलब सिक्का होता था उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में तो आभूषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है किसके बना था? तो ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेखों में यह उल्लेख किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा, ये किस अभिलेख में? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सहगौरा अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। और जैन अभिलेखों में भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहा गया कि 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसका संबंध किसके है? ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इलाहाबाद स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त। और इसकी रचना किसने की थी? तो हरिशेन ने इसकी रचना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हरिशेन। अगला बढ़ते हैं। 72 व्यापारी को चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? आपका कुलोतुंग प्रथम के समय में। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और ये चोल वंश से संबंधित था, चोल वंश का था। ठीक है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? महाभारत से कथा सूत्र किसने लिया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। 1, 2 और 3, यानी नैषधीय चरित्र जो है ये किसकी रचना है? तो ये आपका जो है ये श्री हर्ष की रचना है। और किरातार्जुनीयम ये जो है इसकी रचना कौन है? आपका ये आपका भारवी की रचना है। ठीक है, किसकी? भारवी की रचना। और शिशुपाल वध, तो शिशुपाल वध जो है किसकी रचना है? तो आपका ये शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग प्रश्न बनता है। और 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो आपका ये दांडी की रचना है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महाभारत से लिए गए थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।